नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल राजस्थान अड्डा 247 पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एंड दिस क्लास इज रिलेटेड टू व्हाट। तो एज यू ऑल नो कि हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस लैब अटेंडेंट के एग्जाम की, और इसी लैब अटेंडेंट के एग्जाम में पूछे जाने वाले तमाम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग हर रोज हमारी इस क्लास में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज भी ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन आप सभी लोगों के सामने जो है वो आने वाला है। आई होप कि आप सब लोग रेडी होंगे। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो क्योंकि आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ क्योंकि कल भी मेरी क्लास जो है वो क्लास नहीं होगी, इसलिए दिवाली की भी आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। एडवांस में सभी को विश यू हैप्पी दिवाली। आई होप कि ये त्योहार रोशनी का है, लेकिन जितनी रोशनी इस त्योहार पर हम लोग देखते हैं ना, उतनी ही रोशनी जो है वो आपकी जिंदगी में भी आप सब लोगों के पास जो है वो पहुंच सके। ठीक है, और एक वादा अपने आप से हम लोग करें, हालांकि होने को त्योहार है, कि अगली दिवाली तक जो हमारे टारगेट हैं वो हमको 100% क्या हो जाने चाहिए, अचीव हो जाने चाहिए। तो सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, वेरी 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 गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और दिवाली की तैयारियों में लगे अपने सभी विद्यार्थियों को बुला लीजिए कि हमारा सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, अगर अड्डा 247 के ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाके आप अड्डा 247 के ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ साथ ही बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने है। और ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, सिंपल सी चीज पूछ रहा है कि बैक्टीरिया विच इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इसी की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी, लैम्बल ने की थी, टैनमिन ने की थी, या ल्यूविन हॉक ने की थी? या फिर ल्यूविन हॉक जो है, इसी ल्यूविन हॉक ने यहाँ पर की थी। बताओ भाई जल्दी से, इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? वेरी फास्ट, एवरीबडी नीड टू गिव द राइट आंसर। बैक्टीरिया को किसने जो है वो किसने सबसे पहले क्या किया था, खोजा था? बैक्टीरिया जो है, इसी बैक्टीरिया को सबसे पहले जो है वही सबसे पहले किसने खोजा था? तो देखो, एक चीज है जो हम लोगों को यहाँ पर याद जो है वो याद रखनी है, वो है हमारे पास डी, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो डी आंसर दे रहे हैं। एग्जैक्टली डी जो है वो डी हमारा सही आंसर है। और वो आंसर जो है वो आंसर क्या है? वो आंसर है एंटेन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, वो आंसर जो है वो आंसर क्या है? इट इज एंटेन वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये एंटेन वॉन ल्यूवेनहॉक वो पर्सन है, ठीक है, जिस पर्सन ने सबसे पहले बैक्टीरिया की क्या करी थी, खोज करी थी। और खोज करने के साथ साथ ही ये बताया था कि एक और जो है वो और सूक्ष्म जीव हमारे आसपास एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, जो बहुत सारी स्थितियों में हमारे लिए हानिकारक भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहां पर दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल फॉर यू। जैसे कि हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं कि मैम ऐसा कहा जाता है कि दही खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन जब हम लोग उसी दही को खाते हैं तो वो दही तब जमता है जब उसमें जीवाणु पनपते हैं। हम कहते हैं हमें पिज्जा बहुत टेस्टी लगता है मैम, लेकिन पिज्जा की जो ब्रेड बनती है वो तभी बनती है जब उसमें यीस्ट डाला जाता है, और यीस्ट से उसमें फर्मेंटेशन होता है, जम्स पनपते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बैक्टीरिया आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया अगर हमारे लिए हार्मफुल है भी, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस भी पैदा करते हैं। जैसे कि एक ट्रिक मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, पंडित का टीका न्यू है, ये ट्रिक है बैक्टीरिया जनित रोगों को याद रखने की। मैम अगर हम लोग प्लेग की बात करें, अगर हम लोग डिप्थीरिया की बात करें, हम लोग तपेदिक यानी टीबी की बात करें, काली खांसी की बात करें, ठीक है, टिटनेस की बात करें, कोड लेप्रोसी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ निमोनिया की बात करें, हैजा की बात करें, ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे डिजीजेस हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हमारे शरीर में क्या होती हैं, पनपती हैं। चलिए मूव टू द अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वायत्त विकास और प्रजनन में क्या है, सक्षम है? सबसे छोटा जो है वो छोटा जीव यहाँ पर आप लोगों को बताना है। जो छोटा जीव जो है वो बेसिकली स्वायत्त विकास यानी ऑटोनमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, दोनों में क्या है, सक्षम है। क्या वो वायरस है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो माइकोप्लाज्मा है, या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस, या फिर बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है?
हाँ जी बताओ भाई जल्दी से सही आंसर, फटाफट से आना चाहिए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। चलिए बहुत सारे बच्चे जो है वो सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे डी की तरफ भी ही जा रहे हैं। देखो सबसे पहले तो बोला है सबसे छोटा जीव। अब सबसे छोटा जीव वो होगा जिसके अंदर सेल भी सबसे छोटी होगी। तो जब भी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वर्ड, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका जो है वो कोशिका यहाँ पर कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये हम सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और पढ़ने के साथ साथ ही ये सबसे छोटा जीव है जो स्वायत्त विकास और प्रजनन में क्या है, सक्षम है। बैक्टीरियोफेज जो है वो, बैक्टीरियोफेज क्या होता है मैम, ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया का टाइप नहीं है। ठीक है, किसका टाइप नहीं है, बैक्टीरिया का टाइप नहीं है। तो मैम ये किसका जो है वो किसका टाइप है, ये वायरस का टाइप है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं मैम, बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, और ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को जनरली क्या कर देते हैं, खा जो है वो खा जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, द सी वैल्यू इन द जीनोम रिप्रेजेंट्स, जीनोम में जो सी वैल्यू होती है वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है, आनुवांशिक विकार का, फेनोटाइपिक भिन्नता का, जीनोम में मौजूद डीएनए की मात्रा का, या गुणात्मक लक्षण जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलो फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। जीनोम में सी मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जीनोम में सी मूल्य जो है, इसी सी मूल्य का प्रतिनिधित्व जो है वो प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता है। चलो बताओ भाई जल्दी से सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, वेरी फास्ट। चलिए काफी सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ एक जो है वो कुछ एक ए ऑप्शन की तरफ भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है मैम, ये क्वेश्चन आया है आपके आनुवांशिकी वाले चैप्टर से। ठीक है, किससे आया है, आनुवांशिक, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। और इसी जेनेटिक्स में ये कहा गया है कि क्वांटिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन जीनोम, किसी भी जीनोम में मौजूद जो डीएनए की क्या होती है, मात्रा होती है, किसी भी जीनोम में मौजूद जो डीएनए की मात्रा होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग उसी जीनोम का सी वैल्यू यहाँ पर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाउ इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जीनोम ऑफ मेलफॉर्म्ड डीएनए मेजर, विकृत डीएनए जो है इसके जीनोम की जटिलता कैसे मापी जाती है। अगर कोई डीएनए जो है वो प्रॉपरली फाउंड नहीं है, प्रॉपरली जो है वो प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, प्रॉपरली जो है वो बना हुआ नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप सब लोगों को याद रखना है कि जो विकृत डीएनए होता है इसमें जीनोम की जटिलता को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, क्या जैम्सा ब्लड के माध्यम से, रिवर्स क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से, डीनेचुरेशन काइनेटिक्स के माध्यम से, या रिन्यूएबल काइनेटिक्स जो है इसी रिन्यूएबल काइनेटिक्स के माध्यम से। ये कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंस है, जब हम लोग जेनेटिक्स जो है उसी जेनेटिक्स में मॉडर्न साइंस की तरफ चले जाते हैं, इवन जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। और चलो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कई बच्चे सी ऑप्शन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि मैम क्वेश्चन से एक वर्ड हमें यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर सी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। रिन्यूएबल काइनेटिक्स जो होती है, जिसे नवीकरण मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, वो ऐसी मैकेनिज्म होती है कि अगर कोई डीएनए जो है वो विकृत है, उसका कोई भाग जो है वो भाग अगर क्या है, टूटा हुआ है, मेल फॉर्म्ड है, तो उसी मेल फॉर्म्ड पार्ट को यही जो हमारी रिन्यूएबल काइनेटिक्स टेक्निक होती है इसकी मदद से क्या किया जाता है, नवीनीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेम द इवेंट दैट शोज द लैक ऑफ कोरिलेशन इन जीनोम साइज एंड जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, उस घटना का नाम बताइए जो जीनोम के आकार और आनुवंशिक जटिलता में सहज संबंध की कमी को दर्शाता है। उस घटना का जो है, उस घटना का नाम बताइए जो जीनोम के आकार और आनुवंशिक जटिलता में सहज संबंध की कमी को दर्शाता है। जीनोम की साइज में और साइज के साथ साथ उसके अंदर जो जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बीच में अगर कोई कोरिलेशन है, तो उसी कोरिलेशन की कमी को दर्शाने वाली घटना का नाम जो है वो यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है। क्या उसे हिस्टोग्राम कहते हैं, क्या उसे कायोग्राम कहते हैं, क्या उसे डेंड्रोग्राम कहते हैं, या सी मूल्य विरोधाभास या सी वैल्यू पैराडॉक्स जो है वो उसे यहाँ पर कहा जाता है।
चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। आकार और आनुवंशिक जटिलता की बात की जा रही है। देखो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो डी ऑप्शन की तरफ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ का आंसर जो है वो सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। देखो हम लोगों को याद रखना है डी जो है वो डी इसका सही आंसर होगा। मैम जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे, जब भी हम लोग जीनोम के आकार और आनुवंशिक जटिलता की बात करेंगे कि उसके साइज में प्लस उसकी जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके कोरिलेशन में अगर कोई कमी नजर आ रही है तो उसे सी मूल्य विरोधाभास या सी वैल्यू पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द डीएनए रीजनरेशन रिएक्शन। निम्न में से कौन सा समीकरण डीएनए पुनर्जनन प्रतिक्रिया को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा समीकरण जो है वो समीकरण डीएनए पुनर्जनन प्रतिक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। सेक 60, कॉट 1/2, 1030 या फिर खत 40। अब ये क्या आ गई है हमारे पास मैम, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रिग्नोमेट्री आ गई है और ट्रिग्नोमेट्री से ही जुड़ा हुआ जो है वो जुड़ा हुआ यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन है। तो कौन सा समीकरण है जो डीएनए पुनर्जनन प्रतिक्रिया को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। सेक 60 है, कॉट 1/2 है, 1030 है या फिर खत 40 है। तो हम सब लोगों को याद रखना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। मैम जब पुनर्जनन की बात करते हैं तो पुनर्जनन के लिए विच फॉर्मूला इज यूज्ड, तो मैम यहाँ पर कॉट 1/2 का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वेयर इज माइक्रोसैटेलाइट डीएनए रिप्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए ये डीएनए का एक टाइप होता है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्रोमोसोम में यही माइक्रोसैटेलाइट डीएनए जो है ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। क्या ये पूरे गुणसूत्र में फैले हुए होते हैं, क्या ये टेलोमेयर एट द एंड यानी अंत में जो गुणसूत्र की पूंछ होती है वहां पर स्थित होते हैं, क्या ये सेंट्रोमियर पर स्थित होते हैं, या फिर मुख्य रूप से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मेटासेंट्रिक क्षेत्र में जो है वो ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए फटाफट से सभी बच्चे जो हैं वो सभी बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, करेक्ट आंसर देंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली राइट आंसर क्या है। क्रोमोसोम में माइक्रोसैटेलाइट डीएनए कहाँ मौजूद होता है, पूरे गुणसूत्र में फैला हुआ होता है, टीलोमियर के अंत में होता है, सेंट्रोमियर पे होता है, या मुख्य रूप से मेटासेंट्रिक क्षेत्र में होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। देखो वैसे तो बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ ए की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग माइक्रोसैटेलाइट डीएनए की क्या करेंगे, बात करेंगे, तो मैम ये माइक्रोसैटेलाइट डीएनए जो है इट इज स्प्रेड अक्रॉस द क्रोमोसोम्स, ये पूरे गुणसूत्र में क्या होता है, फैला हुआ जो है वो फैला हुआ यहाँ पर रहता है। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेम द सीक्वेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन मोर देन वन कॉपी इन अ हैप्लॉइड जीनोम। एक क्या होता है, जो हैप्लॉइड जीनोम होता है, तो उन अनुक्रमों का नाम बताइए जो एक अगुणित जीनोम में एक से अधिक प्रतियों में मौजूद है। उन अनुक्रमों का नाम बताइए जो एक अगुणित जीनोम यानी कि हैप्लॉइड जीनोम जो होता है उसमें एक से ज्यादा मोर देन वन कॉपी जो है उसकी क्या है, मौजूद है। क्या उसे हम लोग नॉन सिंथेसाइज्ड डीएनए बोलते हैं, ठीक है, क्या उन्हें हाईली रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, क्या उन्हें रिपीटिंग डीएनए यहाँ पर बोला जाता है, या उन्हें मिनी सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, या उन्हें मिनी सैटेलाइट जो है इसी मिनी सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर। कितने बच्चे हैं जो एकदम सही उत्तर मुझे यहाँ पर देने वाले हैं। नॉन सेंसिटाइज्ड डीएनए, हाईली रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटिंग डीएनए या मिनी सैटेलाइट। देखो काफी सारे बच्चे जो हैं वो सी ऑप्शन की तरफ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखो अगर एक से ज्यादा कॉपी है तो मतलब मैम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। याद रखने का तरीका जो है वो तरीका कितना सा है कि अगर कोई भी अगुणित जीनोम है, हैप्लॉइड जीनोम है, लेकिन उसमें भी अगर क्या हो रहा है, एक से ज्यादा सीक्वेंसेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो एक से ज्यादा सीक्वेंस इसलिए हो रही है क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इन्हें हम लोग रिपीटिंग डीएनए जो है वो रिपीटिंग डीएनए बोलते हैं, यानी दोहराए जाने वाले डीएनए कहते हैं। एल्फाइड डीएनए जो है ये क्या होता है, एल्फाइड डीएनए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को क्या करने वाले हैं, चकराने वाले हैं, और आपको बताना है इसका सही आंसर। क्या बड़े आकार का जो डीएनए होता है इसे एल्फाइड कहा जाता है, क्या अनुक्रम जो अद्वितीय है या सीक्वेंस डेटा आर यूनिक उसे एल्फाइड डीएनए कहा जाता है, या डीएनए जो है वो डीएनए सेंट्रोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, या अत्यधिक दोहराए जाने वाले जो डीएनए हैं वो क्या होते हैं, एल्फाइड डीएनए।
चलिए जल्दी से जो है वो जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, राइट आंसर देंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला। इस क्वेश्चन का जो है, इसी क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो काफी सारे बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं, सी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं कि डीएनए इज फाउंड इन द सेंट्रोमीटर रीजन। सेंट्रोमीटर रीजन में जो डीएनए पाया जाता है, ठीक है, जो उसका बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग एल्फाइड डीएनए यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मिनी सैटेलाइट्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चिन्हित करें। मिनी सैटेलाइट जो डीएनए होते हैं जिनके बारे में हमने अभी अभी जो है वो अभी पढ़ा था कि ये पूरे डीएनए में जो है वो डीएनए में पूरी तरीके से क्रोमोसोम में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो मिनी सैटेलाइट डीएनए के बारे में इनकरेक्ट, यानी 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसा है जो यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है। आपको बताना है सही आंसर। क्या डीएनए की बार बार दोहराई गई प्रति मिनी सैटेलाइट होती है। लंबाई में 20 किलोबाइट तक के क्लस्टर मिनी सैटेलाइट्स होते हैं। छोटे समूह वाले डीएनए जो है वो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं। या सेंट्रोमियर क्षेत्र में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो क्या होता है, मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है। आपको बताना है करेक्ट आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर क्या होगा। इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो 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 क्या आंसर आ रहा है। एवरीबडी नीड टू गिव द करेक्ट आंसर। और मेजॉरिटी में बच्चे यहाँ पर कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई डी जो है वो डी आंसर यहाँ पर दे रहा है। तो आप सब लोगों को याद रखना है, देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। इट इज सेंट्रोमियर क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि हमने अभी अभी पढ़ा था, अभी अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि मैम मिनी सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए होता है जो गुणसूत्र में पूरी तरीके से क्या होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, स्प्रेडिंग फॉर्म में जो है, स्प्रेडिंग फॉर्म में देखा जाता है। तो ये स्प्रेडिंग फॉर्म में छोटे छोटे समूह में होता है। 20 किलोबाइट तक के इसके क्लस्टर पाए जाते हैं लंबाई में, और बार बार जो है वो बार बार दोहराया गया, रिपीटेड जो है वो रिपीटेड रेप्लिकेशन इसमें देखा जाता है। आरएनए जीनोम पहली बार जो है वो पहली बार किस वायरस में खोजे गए थे। आरएनए जीनोम जो है ये पहली बार किस वायरस में खोजे गए थे। क्या आरएनए जीनोम को फर्स्ट टाइम एक प्लांट वायरस में खोजा गया, क्या एनिमल वायरस में खोला गया, एक बैक्टीरिया में खोजा गया, या फंगस जो है इस फंगस में यहाँ पर इन्वेंट किया गया। आरएनए जीनोम पहली बार किस वायरस में क्या किए गए थे, खोजे गए थे। आरएनए जीनोम पहली बार किस वायरस में खोजे गए थे, एक पौधे में, पशु में, बैक्टीरिया में, या फंगस जो है उस फंगस में। चलिए मेजॉरिटी में बच्चे जो हैं वो बच्चे यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं। काफी सारे बच्चों का आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर ए आ रहा है। और अगर हम बोलें कि क्या मैम ए जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्लांट वायरस, है ना। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि दुनिया में जो है वो दुनिया में खोजा गया पहला प्लांट वायरस कौन सा था, ठीक है, दुनिया में खोजा गया जो पहला प्लांट वायरस था वो कौन सा था, चलो कमेंट बॉक्स में छापो फटाफट से। अगर किसी को भी इसका आंसर जो है वो आंसर पता है, और सेशन को शेयर भी करना है, किसी को भी आंसर बताए कि पहला प्लांट वायरस जो है वो कहाँ खोजा गया था, तो जल्दी से बताना है। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि मैम ये कहाँ, क्या नाम था इसका, टीएमवी था, यानी टबैको मोजेक वायरस। और ये जो टबैको मोजेक वायरस है इसे कहाँ पे खोजा गया था, तंबाकू के पेड़ की पत्तियों में जो है वो पत्तियों में इसका क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। उन्हीं पेड़ की पत्तियों में लाल रंग की धारियां जो है वो धारियां हमें क्या हुई, दिखाई देने लगी। और जब ये देखा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज रेड लाइंस, तो वहां पे ये पाया गया कि इन रेड लाइंस के पीछे जो कारण है वो कारण किसका है, वो टीएमवी जो है टीएमवी का यहाँ पर कारण है। तो दुनिया में खोजा गया पहला प्लांट वायरस जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, टीएमवी यानी तंबाकू मोजेक वायरस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आपसे पूछा जा रहा है वायरल जीनोम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होता है। वायरल जीनोम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होता है, क्या इसमें लाइन कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, साइन कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, ट्रांसपोजोन कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, या एलटीआर जो है यही एलटीआर कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखा जाता है। वायरल जीनोम, जब वायरल या वायरस जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, तो उस कंडीशन में जो है वो कंडीशन में इसमें कौन सा लक्षण है जो हमें देखने को मिलता है।
बताओ भाई फटाफट से, सही आंसर क्या होगा? लाइन, साइन, ट्रांसपोजन या एलटीआर? लाइन, साइन, ट्रांसपोजन या फिर एल टी जो है वो एल टी आर्स। तो यहाँ पर जितने भी बच्चों ने सी आंसर दिया है, सी विल बी एग्जैक्टली द राइट आंसर। इसका बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। और इनमें कौन सा जो है वो कौन सा लक्षण होता है? तो ट्रांसपोजन लक्षण जो है वो इसमें जनरली देखा जाता है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और अब हम लोग कब मिलेंगे, तो आपको याद रखना है, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को ठीक शाम को 5:30 बजे आपके अपने चैनल राजस्थान अड्डा 247 पर। कल है दिवाली, और उसी दिवाली के उपलक्ष्य में कल जो है वो मेरी कोई क्लास जो है वो मेरी कोई क्लास नहीं होगी। तो वी विल मीट ऑन आवर रेगुलर क्लासेस, जो भी मंडे से रेगुलर क्लासेस हैं उनमें सब में हम लोग मिलेंगे, ठीक जो है वो ठीक आपके इसी टाइम पर। तो आई होप कि आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी होगी, है ना। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, खुशनुमा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इस क्लास से विदा, और मिलते हैं दिवाली के बाद जो है वो अगले दिन आपके साथ इसी क्लासेस में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए।